अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मुफस्सिर कुरान मरहूम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 131वीं सालगिरह कांग्रेस की जानिब से हैदराबाद में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इसी के चलते नौजवान दिलों की धड़कन कन्हैया कुमार भी आज हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद नामपल्ली गांधी भवन में एक प्रोग्राम रखा गया जहाँ पे टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी, टीपीसीसी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सोहेल, एआईसीसी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नदीम जावेद जैसे कई बड़े लीडर्स मौजूद थे। हम आपको बता दें नाज़रीन, इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और पहला भारत रत्न अवार्ड भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ही मिला था और ऐसी कई और बातें हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ताल्लुक से। पर अब आइए जानते हैं और देखते हैं क्या कहा है कन्हैया कुमार ने अपनी तकरीर में कांग्रेस पार्टी के साथ। तो आप स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इस देश में जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को लगातार कमजोर किया जा रहा है और ये अपोजिशन पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक रियलिटी है। जैसे 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास, मतलब पार्लियामेंट के बगल में संविधान जलाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और किसी व्यक्ति पे कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। और पिछले 4.5 साल में जो घटनाएं घटी हैं उस पर आप मोटा मोटी एक नजर दौड़ा करके देखिए तो इस देश को कैसे कमजोर किया जा रहा है। माने किसी पेड़ को यदि काटना है तो एक कुल्हाड़ी की वार से तो वो गिरेगा नहीं, तो एक एक करके जो है उसको कमजोर करके फिर उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बारी बारी से आप देखिए कि जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटी है, लोकतंत्र में विपक्ष के बिना लोकतंत्र तानाशाही व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सरकारें वक्त के साथ बदलते रहनी चाहिए। तेलंगाना में भी बदले, हर जगह बदले जहां जिसकी सरकार बहुत सालों से चल रही है। उससे क्या होता है कि जब नए लोग पावर में आते हैं, पुराने लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उनको सोचने का मौका मिलता है, वो भी अपने आप को सही रास्ते पे सही ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 5 साल के लिए ही हम लोग सरकार चुनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया होता, झूठ बोलने का बेस्ट प्रधानमंत्री। ऐसा तो होता नहीं है कि आपके काम के परफॉर्मेंस के आधार पर फिर जनता आपको चुन करके लाएगी। ये समझदारी है लोकतंत्र। जितनी पार्लियामेंट्री कमिटियां थी, आज कोई भी कमेटी के बारे में आपको कोई मालूम नहीं होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो विपक्षी पार्टियों के सहयोग से भी बनती हैं और बिना किसी कमेटी के कंसल्टेशन के सबसे पहले योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का हो, इस बात को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया था। उसके बाद जो प्रमुख संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके वाइस चांसलर आर्बिट्ररी तरीके से बदले गए। ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी वाइस चांसलर बदले गए। फिल्म टेलीविजन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है डायरेक्टर को बदला गया है। ये सारे आईआईटीज, आईआईएम, उसके साथ यही किया गया। उसके बाद जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके डायरेक्टर को बदलना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर को बदलना, हर जगह अपने लोगों को फिट किया गया। जो सीनियोरिटी का प्रावधान है उसको नहीं मानते हुए अपने लोगों को प्रमोट करके चीफ पोजीशन पे बिठाया गया और ये सब चलता रहा। और जो लोग इसका विरोध करते थे, इमीडिएटली उनको जो है एंटी डेवलपमेंट, एंटी इंडिया, एंटी आर्मी, प्रो पाकिस्तानी, नक्सल, जिहादी, ये सब कह करके उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। उसके बाद आप देखिए कि ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि किसी पार्टी के आईटी सेल के हेड को कर्नाटका इलेक्शन का शेड्यूल पहले मिल जाता है, चुनाव आयोग उसके बारे में बाद में डिटेल देती है। ये आपके सामने बैठे हुए हैं। अमित मालवीय पहले ट्वीट करता है चुनाव आयोग से पहले। उसको कैसे पता कि इलेक्शन कितने चरण में होगा और कब इलेक्शन होगा? ये जानकारी उसको कहां से मिली? उसके बाद जो आपको सीबीआई है, अब बताइए ना, सीबीआई वर्सेस सीबीआई चल रहा है, जजेज वर्सेस चीफ जस्टिस चल रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ कि 4 जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? आप ब्यूरोक्रेसी के भीतर हालत देख लीजिए। जो पहले से पीएमओ में काम करने वाले लोग थे, सीनियर जो पदाधिकारी थे, उनको हटा करके जो
सीएम मोदी के पदाधिकारी थे, उनको पीएम मोदी के लिए काम करने के लिए बुलाया गया। मैं तो कहता हूं कि इस व्यक्ति को समझने के लिए, ये व्यक्ति जब सीएम थे तब इनका भाषण सुन लीजिए। एक फ्रेम में जो है सीएम मोदी का भाषण चलाइए, दूसरे फ्रेम में आप पीएम मोदी का भाषण चलाइए, आपको झूठ पकड़ में आ जाएगा। एक एक करके इंस्टीट्यूशंस कमजोर किया गया, सीबीआई, चुनाव आयोग, आपको जो है योजना आयोग, जितने भी आपको यूनिवर्सिटीज हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब तक लोकतंत्र की एक एक जड़ के जो सिरे हैं उसको नहीं काटेंगे तो लोकतंत्र टूट करके कैसे गिरेगा। और आज देखिए हम किस पैटर्न पे चले गए हैं। ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को जलील करने के लिए डॉक्टर्ड वीडियो मतलब नकली वीडियो, शरीर आपका और मुंह सलमान खान का, यही डॉक्टर्ड वीडियो होता है ना, ये इस्तेमाल किया उसको जलील करने के लिए। इस मुल्क में भी जो लोग बोलते हैं, सही सवाल उठाते हैं, उनको जलील करने के लिए इसी तरह का वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। वो राहुल गांधी के बारे में आप सुने होंगे, आलू से सोना बनाने वाला वीडियो कैसे बनाया गया। अभी हमारे बारे में जो है एक वीडियो चल रहा है कि हमने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है। ये इस तरीके का चीज जो है ये फैलाते हैं और ये फैला करके लोगों के भीतर एक अविश्वास पैदा करते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन पे भरोसा ही नहीं करें। न्यायालय पे भरोसा आपका खत्म हो जाए, आपका योजना आयोग, सीबीआई, तब तमाम इंस्टीट्यूशन पे जब आपका भरोसा खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका भरोसा जमहूरियत पे खत्म हो जाएगा। और तब जो इनका मूल उद्देश्य है धर्म के आधार पे राज्य की स्थापना, उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए कि सेकुलरिज्म जैसे शब्द आज के वक्त में गाली की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रेस जैसे वर्ड को, प्रेस फ्रीडम को ये लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये प्रोपेगेंडा हमारा नहीं है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, यह वास्तविकता है। हम लोगों को आंख खोल करके इसको देखना चाहिए और इन तमाम चीजों का एकमात्र उपाय है, वो उपाय ये है कि सभी राजनीतिक दल जो संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं, अपना अपना राजनीतिक नुकसान करते हुए भी देश के हित में, देश के फायदे में उनको एकजुट होना चाहिए। यह परिस्थिति आज हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है। धन्यवाद। मेरा स्टेट कांग्रेस, तेलंगाना स्टेट कांग्रेस से एक सवाल है, कन्हैया से भी है। तेलंगाना स्टेट कांग्रेस से यह सवाल है कि आने वाले इलेक्शन में अगर कांग्रेस को 5 से 7-8 सीटों की अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या वो एमआईएम से हाथ मिलाएगी दोबारा इख्तियार हुकूमत बनाने के लिए? एक सवाल स्टेट कांग्रेस से। हम पहले बोल देंगे, नहीं कन्हैया, वो दे देंगे जवाब उसके बाद। आपसे ये सवाल है कि बिहार में पिछले दशहरा में कम्युनल राइट्स हुए, वो कम्युनल राइट्स पिछले ये नीतीश और एनडीए की गवर्नमेंट वापस वहां पे इख्तियार में आने के बाद वहां पे कम्युनल राइट्स में इजाफा हुआ है। क्यों सेक्युलर पार्टियां बिहार की वहां पे कम्युनल राइट्स को रोकने में नाकाम हो रही हैं? देखिए, एक बात तो पहले इन प्रिंसिपल हम आपको बता देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग का है, विपक्ष का नहीं है। ये जो परिपाटी बनी है धीरे धीरे, इसको हमको समझना चाहिए कि सवाल सत्ता से नहीं पूछना है, विपक्ष से पूछना है कि ठीक है सरकार नहीं कुछ कर रही थी, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही थी। ये परिपाटी गलत है। विपक्षी पार्टियों का काम है सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करना, और सरकार का काम है जो वादा वो कर करके आए हैं उनको जीवन में, अब समाज में, देश में लागू कराना। ये काम भी आज जो है एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है कि सवाल जो है वो सत्ता से नहीं पूछना है। आज कोई ये सवाल पूछने के लिए तैयार, बहुत अच्छी बात है मोदी जी 182 फीट की मूर्ति बना दी है, कोई क्यों नहीं पूछने को तैयार है कि जिस कंपनी ने, जिस चाइनीज कंपनी ने ये मूर्ति बनाई है वो 250 करोड़ में चाइना में बना रही है और यहां मेकिंग चार्ज 3000 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया गया है। ये सवाल पूछना जरूरी है। और वो जो फंड का मिसयूज है, जो एस्टीमेट का घोटाला होता है, उस पर सवाल पूछना जरूरी है। दंगा इस देश के भीतर होते नहीं है, दंगा जानबूझ करके कराए जाते हैं और चुनाव से ठीक पहले कराए जाते हैं ताकि समाज में हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन किया जा सके। और आज दंगे जो हैं सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं हो रहे हैं, दंगे जाति के आधार पर भी हो रहे हैं ताकि जातीय ध्रुवीकरण भी उसके आधार पर किया जा सके। मेरे ख्याल से सांप्रदायिक पार्टियां जो हैं, उन पार्टियों के एजेंडे को
अगर हम काउंटर करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्टेट मेजर पे फोकस करके ये काम नहीं हो सकता है। इसीलिए स्टेट पावर में होना जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपना जो आपकी भिन्नता है उसको 1 मिनट के लिए आप साइड रख दीजिए। कौन प्रधानमंत्री कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बात को 1 मिनट के लिए साइड रख दीजिए। आप पहले एक लार्जर अलायंस बनाइए, आप जो है चुन करके आइए, फिर बैठ करके समझौता कर लीजिए कि कौन प्रधानमंत्री कौन मुख्यमंत्री होगा। जिसके पास ज्यादा होगा स्वाभाविक रूप से वो होगा। और इस देश में स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करके इस तरह का जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। और अमित शाह और मोदी को गुजरात नहीं तिहाड़ भेजने की जरूरत है, जेल जाने की जरूरत है। राफेल जैसा जो घोटाला है वो इस देश के लोगों की देशभक्ति की जो भावना है उसका अपमान है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जितने तरह की पॉलिसी में जो घोटाला किया जा रहा है हर जगह आपको घोटाला साफ नजर आएगा। उन तमाम लोगों पे लॉ एंड ऑर्डर के तहत कार्रवाई होने की जरूरत है। क्यों नहीं हम ये सवाल पूछेंगे कि किन परिस्थितियों में जज लोया की मौत हुई है? ये सवाल पूछना गलत है क्या? कैसे जो है आज लोगों के सवाल पूछने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। सरकार एक कानून लेकर के आई है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार यदि आपको वेतन देती है तब आप सरकार के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको अपनी नौकरी से हाथ गंवानी पड़ेगी। बड़े बड़े जो पत्रकार हैं सवाल पूछने के चलते उनको कहा गया कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करेंगे और उन्होंने जब मानने से इनकार किया तो संस्थानों ने उनको नौकरी से निकाल दिया। ये परिस्थिति हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए आप स्टेट पावर को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। स्टेट पावर में होना बहुत जरूरी है। वैसे मेरा यह मानना है ये नैतिक जिम्मेवारी सिर्फ विपक्षी पार्टियों का नहीं, हम एक एक नागरिक समाज के लोगों का है कि हम दंगा अपने आंख के सामने नहीं होने दें। लेकिन फिर भी आप स्टेट का जो फंक्शनिंग है उसको आप माइनस करके नहीं चल सकते हैं। और ये जो बात आप बोल रहे हैं ना कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, 15 लाख रुपया खाते में होगा तो कितना मजा आएगा बताइए। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ जो काम बन रहा है ना, बुरा मत मानिएगा, उसको बिगाड़ने के लिए है कि MIM से आप समर्थन लेंगे कि नहीं लेंगे। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है हमको ये बताइए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम कहते हैं कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी है हमको ये बताइए। ये सवाल पहले क्यों पूछा जाता है? ये सवाल पहले इसलिए पूछा जाता है ताकि पूरे कैंपेन के दौरान इसका प्रोपेगेंडा किया जा सके। सिंपल इसका जवाब यही है कि जनता जो है, जो अलायंस कमिटमेंट के साथ, ये हवाबाजी करके नहीं, मोदी जी बहुत बढ़िया जुमला फेंकते हैं, ये हवाबाजी करके नहीं, कमिटमेंट के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आए, क्लियर कट एजेंडे के साथ आए तो जनता क्यों किसी चीज को लटकाएगी। जनता दिल खोल करके सम्मान देती है, दिल खोल करके वोट देगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और थोड़ा मैं उसको जवाब को और मजबूत बना के दिखाता हूं आपको क्यों शक है। पहले कांग्रेस की पक्ष जो है अभी CPI TDP TJS के साथ सत्ता में क्यों नहीं आता बोल के हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आप जिस MIM की बात कर रहे हैं वो 2014 से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। अभी जो MIM है ऑल इंडिया मोदी इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, समझे। और दूसरी बात सुनिए, हमारे कन्हैया मेरे भाई जिस राष्ट्र आता है उस राष्ट्र में ये ऑल इंडिया मोदी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या हालत हुआ, क्या धुलाई हुई। उसके बाद वो गया कर्नाटका, वहां चुनाव लड़ नहीं पाया क्योंकि नांदेड़ में ऐसी पिटाई हुई, वहां से भागकर कर्नाटका में चुनाव लड़ने का भी हिम्मत नहीं किया। और आज की तारीख में कल ही मैं जिस जिला से आता हूं निजामाबाद से, वहां का जो MIM का MLA कैंडिडेट थे मीर मजाज अली, MIM से रिजाइन भी कर दिया और कांग्रेस में शामिल होने के लिए अभी आ रहे हैं, कुछ ही क्षण होंगे। और कल महाराष्ट्र का जो MIM का अध्यक्ष है उनसे भी बात हुई, वो सारा कारपोरेटर्स को लेके कांग्रेस में आने के लिए तैयार है। बस इससे आपको जवाब मिल गया।
एमआईएम की हालत क्या होने वाला है, बस आप इस समझ लीजिए। थैंक यू। वैसे एक आगे की बात बता दूं, यहाँ पूरे जितने लोग हैं ये कांग्रेस के सिपाही है। इन्हीं को देख के यूपी में 20 ठहरते हैं, हैदराबाद में सिर्फ 7 ठहर रहे, उनसे क्या उम्मीद लेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह दोस्त, कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी के साथ जुड़ी हुई थी और इंशाल्लाह आगे जो हम मैनिफेस्टो में जो भी हमारा कमिटमेंट दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो कांग्रेस बिना बोले देगी। और रहा सवाल जहां तक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कन्हैया साहब का और नदीम भाई से और यहाँ पर सब जितने जो बैठे, एक बात बोलना चाहूंगा खासतौर मीडिया साहब से। भाई आप भी सुन लो, मेरे दोस्त, हेलो, एक बात सुन लो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के वक्त जब हिंदुस्तान बंटवारे में एक दौर पे ठहरा हुआ था तो मौलाना की बड़ी तड़प थी कि इसको रोक ले, मगर हम आदिलाबाद, निजामाबाद, संगारेड्डी का दौर करके आ चुके हैं। वहां के लोगों के महलों में, मस्जिदों में और अतराफ के एनजीओस में वगैरह सबसे मिल के आए हैं। हम काफी उम्मीद है हमको कि वहां पर हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बाकी के जितने इजला गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।